डायरेक्टर राइटर डेमियन रुगना द्वारा 2017 में प्रस्तुत की गई टेरिफाइड मूवी वाकई ही रियल स्पेनिश हॉरर मूवी। हमने इस वीडियो में शुरू के कुछ सीन एनिमेशन द्वारा दिखाए हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पतली सी गली में पुरानी हवेली जैसे घर में हुआन और गीमा कुछ समय पहले ही किराए पर रहने आए थे। एक दिन रोज की तरह ही गीमा शाम का खाना बना रही थी। रसोई में वो अकेली थी। बाहर से कुछ हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन फिर भी गीमा के मन में कुछ बेचैनी सी हो रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। सिंक से पानी की बूंदें टपक रही थी, टप टप टप। गीमा ने कई बार टेप बदलने के लिए हुआन से कहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तभी बर्तन धोते समय गीमा को पाइप के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कीड़ा पाइप के अंदर घुस गया हो। गीमा का मन पहले से ही बेचैन था और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने बर्तन रखा और सिंक की ओर झुकी। तभी उसे लगा कि कोई फुसफुसा रहा है, कुछ कह रहा है। गीमा, तू नहीं बचे, जैसे कोई धमकी दे रहा हो। गीमा ने डरते हुए पीछे देखा। रसोई खाली थी, सिर्फ बल्ब की रोशनी और बाहर से आते कुत्तों के भौंकने की आवाज। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद उसका वहम है या फिर हवा का शोर है, लेकिन तभी सिंक से खून जैसा लाल रंग का लिक्विड बहने लगा। गीमा चीख पड़ी और पीछे हटी। उसका पैर फिसला और वो फर्श पर गिर पड़ी। तब उसका पति हुआन ऑफिस से लौटा था। दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। गिमी, खाना तैयार है, भूख लगी है, हुआन ने थोड़ी तेज आवाज लगाकर पूछा। लेकिन गीमा ने कांपते हुए उसे सिंक की आवाजों और खून जैसे पानी के बारे में बताया। हुआन ने हंसते हुए कहा, अरे तुम बिना ज्यादा डरावनी फिल्में देख लेती हो, ये सब पाइप में जंग लगने की वजह से हुआ होगा। फिर उसने सिंक खोलकर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। कोई आवाज नहीं, कोई लाल पानी नहीं। गीमा ने जोर दिया, हुआन यकीन करो, मैंने सुना था। वो आवाज कह रही थी कि वो मुझे मार डालेंगे। हुआन ने उसे प्यार से चुप कराया और कहा कि हमारे पड़ोसी के घर में रेनोवेशन चल रहा है, शायद वहीं से कोई बात कर रहा होगा जो तुम्हारे कानों में पड़ गई। चलो अब सो जाओ। बात आई गई हो गई। रात के 3 बजे थे। जब गीमा बाथरूम जाने के लिए उठी तो अचानक हुआन को दीवार के दूसरी तरफ से ठक ठक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हथौड़े से दीवार तोड़ रहा हो। गुस्से में हुआन उठा और अपने पड़ोसी के घर की घंटी बजाने चला गया। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर से कोई नहीं बोला। अंधेरे में सिर्फ एक साए जैसी आकृति तो दिखी, लेकिन वो भी पल भर में गायब हो गई। हुआन को कुछ समझ नहीं आया तो वो वापस अपने घर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि ठक ठक की आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने बाथरूम से आ रही है। वो जल्दी से बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला तो उसका दिल दहल गया। वहां गीमा थी, हवा में लटकी हुई गीमा, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे इधर उधर खींच रही हो। उसका शरीर दीवारों से बार बार टकरा रहा था। हुआन चीखा। उसने गीमा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी था, जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। अचानक गीमा के होठ फड़फड़ाए और आवाज निकली। उसने हुमा की तरफ देखा और कहा, वो नाले में है, वो सबको ले जाएंगे। किसी तरह हुआन ने उसे उतारा और बेडरूम में ले आया, लेकिन गीमा मर चुकी थी। अगले दिन 3 लोग हुआन से मिलने आए। फोरेंसिक एक्सपर्ट जानो, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रोजेंटॉक और प्रोफेसर एल्ब्रेट, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रही हैं। जानो ने सख्ती से कहा, हमें यकीन है कि ये सामान्य मौत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे गीमा की मौत की जांच कर रहे हैं और मानते हैं कि हुआन ने कुछ नहीं किया। रोजेंटॉक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि लेकिन जो भी था वो अभी भी यही मौजूद है। और इसके बाद वो ये जानना चाहते थे कि क्या अभी हाल ही में कुछ अजीब सा उसने देखा है। हुआन ने झिझकते हुए कहा कि हाँ, उसका पड़ोसी वाल्टर पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। रात में अजीब अजीब आवाजें निकालता है, जैसे कोई रो रहा हो या फिर चीख रहा हो। ये सुनकर प्रोफेसर एल्ब्रेट चौंक गई। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही वाल्टर ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उनके असिस्टेंट्स ने उन्हें इग्नोर कर दिया था। एल्बर्ट ने आगे बताया कि फोन पर बात करते समय वाल्टर की आवाज में कुछ ऐसा डर था जैसे मौत उसके पीछे पीछे चल रही हो। वाल्टर ने उसके असिस्टेंट को बताया था कि उसे लगता है जैसे उसके घर में कोई अदृश्य शक्ति है। उसने बताया था कि उसे हमेशा महसूस होता है कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ है। जानो ने बीच में कहा, कभी कभी डर सच से ज्यादा ताकतवर होता है। एल्ब्रेट ने कहा, एग्जैक्टली यही सोचकर तो हमने वाल्टर को इग्नोर कर दिया था। लेकिन उसने फिर से फोन करके बताया था कि एक रात जब वो सो रहा था, उसका बिस्तर अचानक हिलने लगा, जैसे कोई उसके नीचे हो और धक्का दे रहा हो। वाल्टर चिल्लाया था, कौन है, हिम्मत है तो सामने आओ। डर के मारे उसने नीचे झांका, लेकिन कुछ नहीं था। इसके बाद कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। वाल्टर ने डरते डरते प्लग में तार डाला तो तभी साया चीखता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह उसका घर पूरी तरह अस्त व्यस्त था। सामान बिखरा हुआ और दीवारों पर खून जैसे कुछ निशान थे।
वॉल्टर ने फिर से प्रोफेसर को फोन किया, लेकिन असिस्टेंट ने उनकी बात को फिर से इग्नोर कर दिया और अगले दिन किसी सबूत के साथ दोबारा फोन करने को कहा। लेकिन वॉल्टर अब तक इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि अब उसे नींद की गोलियां खाए बिना नींद ही नहीं आती थी। अब उसे लगने लगा था कि बिना किसी सबूत के ना तो कोई उसकी बात का यकीन करेगा और ना ही कोई उसकी मदद करेगा। तो उसने मार्केट से कैमरा खरीदा और उसे अपने कमरे की अलमारी के ऊपर सेट कर दिया ताकि रात की घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा सके। आधी रात को फिर से बेड के नीचे से आती हुई एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने धीरे धीरे नीचे झांका, तभी उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। तभी खिड़की पर कुछ सरसराहट की आवाज से उसने उधर देखा। वहां उसे एक भयानक परछाई दिखी जो धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ रही थी। वॉल्टर ने लाइट जलाई, लेकिन परछाई गायब हो गई। उसने कैमरे की फुटेज देखी जिसमें एक डरावना साया उसे घूर रहा था, फिर अलमारी में घुस गया। वॉल्टर ने हिम्मत करके अलमारी खोली, लेकिन वहां सिर्फ उसके पुराने कपड़े टंगे हुए थे। उसने फुटेज को फिर से देखा और पाया कि साया बिस्तर के नीचे से निकला था। वॉल्टर ने कांपते स्वर में कहा, हे भगवान, ये तो मेरे नीचे ही था। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें वही भूतिया छाया खड़ी थी। वॉल्टर ने अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। अगली सुबह एक बच्चा गलती से फुटबॉल खेलते हुए वॉल्टर के घर के अंदर पानी पीने के लिए आ गया। लेकिन परेशान वॉल्टर गुस्से में चिल्लाने लगा और उसे भगा दिया। बच्चा डरकर भागा, तभी एक बस ने उसे टक्कर मारी। हुआन ने बाहर आकर देखा तो वो बच्चा उसकी पड़ोसी अलेशिया का बेटा था। उसने जोर जोर से अलेशिया को पुकारा। पुलिस आई, खून साफ करके नालियों में बहा दिया गया। इस नाले का जिक्र शुरू में ही गीमा ने भी किया था। वो नाले में है, वो सबको ले जाएंगे। और फिर से इस नाले का जिक्र आया, तो इसका मतलब इस नाले में कुछ खासियत है, वो हम आगे देखेंगे। बच्चे के अंतिम संस्कार के बाद हुआन के मन में एक सवाल था कि पिछले कई दिनों से उसने अपने पड़ोसी वाल्टर को नहीं देखा है। दूसरी तरफ फोरेंसिक एक्सपर्ट जानो को पुलिस से कॉल आया कि उन्हें एक रहस्यमयी केस में उनकी मदद चाहिए। जब वो मौके पर पहुंचा तो वहां रिपोर्ट करने वाली महिला अलेशिया भी थी, जिसका बेटा कुछ ही दिन पहले बस से टकरा गया था। अलेशिया ने पुलिस को बताया कि उसने अपने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनी और जब उसने बाहर देखा तो उसे कई अजीब पैरों के निशान नजर आए और एक छोटे बच्चे की परछाई भी दिखी। जानो को यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे लगा कि यह कोई भूतिया घटना नहीं है, बल्कि अलेशिया का वहम है। उसने अनुमान लगाया कि अलेशिया अपने बेटे की मौत को सहन नहीं कर पा रही है और शायद उसने खुद ही बेटे की लाश को कब्र से खोद कर निकाल डाला है। जब जानो और पुलिस बात कर ही रहे थे, तभी टेबल पर रखा दूध का गिलास अपने आप गिर गया। ये देखकर जानो सोच में पड़ गया। उसने सुझाव दिया कि इस बच्चे के शव को तुरंत ही दोबारा दफना देना चाहिए और इस घटना को पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ये बात पुलिस रिकॉर्ड में आ गई कि एलेसिया ने अपने बेटे की लाश निकाली है, तो वो तुरंत इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। इससे बचने के लिए जानो ने फिनिश से कहा कि वो रिपोर्ट में ये लिखे कि ये सब मृत शरीर की मसल्स में मौत के बाद होने वाली हलचल की वजह से हुआ है। उसने सुझाव दिया कि एलेसिया को कुछ दवाइयां भी देनी पड़ेगी ताकि वो खुद को शांत रख सके। इसके बाद घर से बाहर निकलते ही जानो ने देखा कि एक महिला सड़क के दूसरी ओर खड़ी होकर इस घटना की कुछ तस्वीरें खींच रही है। उसे ये महिला जानी पहचानी से लगी, इसलिए वो उससे बात करना चला गया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर एल्ब्रेक है, जो अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करती थी। जानो ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही थी। एल्ब्रेक ने उसे बताया कि उसने इस इलाके में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना था और वो इन्हें समझने के लिए आई थी। उसने ये भी बताया कि जब उसने इस घर की डोरबेल बजाई तो किसी ने दरवाजा तो खोला था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी। जानो को यह सब सुनकर अजीब सा लगा था। उसने प्रोफेसर एल्ब्रेट से कहा कि अगर वो अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च कर रही है तो उसे उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। बाद में जानो और प्रोफेसर एल्ब्रेट दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर इसी मुद्दे पर चर्चा करने लगे। जानो ने बताया कि वो पिछले 15 सालों से फोरेंसिक एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन ऐसा रहस्यमय केस उसने पहले कभी नहीं देखा। जानो ने अपने जीवन में कई अलौकिक घटनाओं का सामना किया था, लेकिन उनका मानना था कि चाहे ये घटनाएं सच भी हों, लेकिन फिर भी इन्हें बेवजह चर्चा में नहीं लाना चाहिए, बल्कि इन्हें शांतिपूर्वक सुलझाना ही बेहतर होता है। प्रोफेसर एल्ब्रेक भी उनकी इन बातों से सहमत थी। तभी अचानक एक छोटा बच्चा खिलौने की तलाश में दीवार फांदकर घर के अंदर आ गया और गलती से उसने कमरे में रखे हुए शव को देख लिया। बच्चे की नजर जैसे ही उस मृत शरीर पर पड़ी, शव का सिर अचानक उसकी ओर मुड़ गया। दूसरी तरफ फोरेंसिक एक्सपर्ट जानो को जब एक पुरानी तस्वीर दिखी तो उसने इसे मात्र संयोग माना, लेकिन प्रोफेसर एल्ब्रेक को इसमें कोई क्लू नजर आ रहा था। उनका मानना था कि इन तीनों रहस्यमयी घटनाओं के बीच कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर है।
अचानक बाहर से एक बच्चे की जोरदार चीख सुनाई दी। एल्बर्ट ने जब दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि कोई अंदर आ चुका है। सावधानी बरतने के लिए उन्होंने शव को एक फ्रिज में रख दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये पूरी घटना उस बच्चे के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके बाद जानो पुलिस अफसर फ्यूनिस से मिला और दोनों ने फैसला किया कि जब तक मृतक की मां सो रही है वो इस शव को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन जैसे ही वो शव हटाने लगे, फ्रिज अचानक हिलने लगा, मानो कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। इस घटना के बाद प्रोफेसर एल्ब्रिक ने फ्यूनिस को सहयोग करने के लिए भी तैयार कर लिया। फिर उन्होंने समय अनुसार घटनाओं को जोड़ते हुए पाया कि वाकई इन तीनों मामलों का कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर है। और इन घटनाओं की जांच के लिए पुलिस से तो उन्हें अनुमति मिल गई, लेकिन हुआन के घर के अंदर की जांच के लिए उन्हें हुआन की लिखित स्वीकृति भी चाहिए थी, क्योंकि जांच का एक हिस्सा घर के अंदर करना था। अब सौभाग्य से हुआन पहले ही इस घटना की सहमति दे चुका था। अब फ्यूनिस, रोजन और एल्बर्ट अलीशा के घर गए, लेकिन वहां बिजली का मेन स्विच ऑफ किया हुआ था, जिससे एलिशा के घर में अंधेरा हो रखा था। दूसरी ओर फोरेंसिक एक्सपर्ट जानो मृतक बच्चे के घर गया, जो वाल्टर के घर के ठीक सामने था। उधर प्रोफेसर एल्बर्ट ने एलिशिया के घर में कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए ताकि वहां हो रही अलौकिक घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा सके। एलिशिया के घर में बिजली न होने के कारण फ्यूनिस ने प्रोफेसर एल्बर्ट से पूछा कि क्या वो बिजली चालू कर दे, लेकिन रोजन टॉक ने मना कर दिया। उनका मानना था कि अंधेरे में ही ये आत्माएं ज्यादा सक्रिय होती हैं और इस केस की सच्चाई जानने के लिए अंधेरा बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। फ्यूनिस और रोजन टॉक जब जांच करने के लिए रसोई में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ बर्तन अलमारी के ऊपर अजीब तरीके से चिपके हुए थे। जैसे ही रोजन टॉक ने उनमें से एक को छूने की कोशिश की, तभी एक चाकू अचानक हवा में उठा और उनके हाथ में गहरा घाव कर गया। फ्यूनिस उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी रोजन टॉक ने एक और रहस्यमयी बात नोट की कि अलमारी के अंदर कुछ छिपा हुआ था और उनका खून चूस रहा था। इस पर फ्यूनिस ने तुरंत बंदूक निकाल ली, लेकिन रोजन टॉक ने उन्हें गोली चलाने से रोक दिया और खुद अपने घाव से चाकू निकालने में लग गया। इसके बाद फ्यूनिस ने रोजन टॉक को सेफ प्लेस पर पहुंचाया। जैसे ही रोजन टॉक अपने घाव को साफ कर रहा था, फ्यूनिस को एहसास हुआ कि कमरे की सभी चीजें खुद ही हिल रही हैं। लेकिन वो हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि ये सब आत्माएं खून की तरफ आकर्षित होती हैं। रोजन टॉक ने उसे तुरंत कमरे को साफ करने के लिए कहा। दूसरी ओर जानो को फ्यूनिस का फोन आया। फ्यूनिस ने कहा कि वो अब और यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे वो समझा नहीं सकता। उसने यह भी बताया कि उसे दिल की बीमारी है और वो इस तरह की टेंशन को ज्यादा नहीं झेल सकता। इसी बीच जानो को अपने कमरे के शीशे में कुछ अजीब सा दिखा। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, लेकिन वो सिर्फ शीशे में ही नजर आ रहा था। दूसरी ओर प्रोफेसर एल्बर्ट ने भी कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने देखा कि दीवार पर कोई दरार उभर रही थी। इस बीच फ्यूनिस ने रोजन टॉक को खोज निकाला और कहा कि अब वो इस जगह से जाना चाहता है। लेकिन तभी रोजन टॉक को एक नया सुराग मिला और उसने तुरंत फ्यूनिस को इसकी ओर ध्यान देने के लिए कहा। बिस्तर के नीचे देखने पर कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो दूसरी ओर गए, अंदर का दृश्य देखकर वो दंग रह गए। ये सब देखकर फ्यूनिस के लिए खुद को संभालना और मुश्किल हो गया और वो तुरंत घर से बाहर निकल आया। लेकिन फिर उसे लगा कि उसे रोजन टॉक को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। फ्यूनिस जब उस घर में पहुंचा जहां जानो था, तो उसने कई बार उसे आवाज लगाई, लेकिन जानो ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक फ्यूनिस की नजर अलमारी पर पड़ी, जहां एक ताजा खून का हाथों का निशान था। उसने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली, लेकिन अंदर केवल कुछ बर्तनों और कप के सिवाय कुछ नहीं था। तभी उसे रोजन टॉक की बात याद आई, यदि देखने का नजरिया बदला जाए तो सच्चाई कुछ और ही नजर आएगी। जैसे ही फ्यूनिस अलमारी के किनारे की ओर बढ़ा, तभी अलमारी के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। फ्यूनिस ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे वो स्तब्ध रह गया। अलमारी के अंदर कोई और नहीं बल्कि जानो ही था, लेकिन जानो की हालत देखकर साफ था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी ओर प्रोफेसर एल्बर्ट दीवार में बनी दरारों को ध्यान से देख रही थी। तभी उसने वहां एक आदमी को छिपा हुआ पाया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से लापता वाल्टर था। इसी बीच फ्यूनिस वहां पहुंचा और उसने एल्बर्ट को बताया कि जानो के साथ अनहोनी हो चुकी है। एल्बर्ट ने उसे समझाया कि इस रात जो कुछ भी हो रहा है उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि ये सभी घटनाएं किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव हैं। इस पूरी घटना का रहस्य तब खुला जब एल्बर्ट ने बताया कि ये भूतिया प्राणी पानी के माध्यम से फैल रहे हैं। जिस बच्चे की दुर्घटना हुई थी उसने भी उसी घर का पानी पिया था। दरअसल जब पुलिस ने दुर्घटना स्थल को साफ किया था तो उन्होंने पानी को पास की नाली में बहा दिया था और यही कारण था
कि हुआन की वाइफ गिमा को किचन में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। जब फ्यूनस और अल्ब्रेक्ट इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी दरार से भीतर से अचानक एक हाथ निकला और उसने अल्ब्रेक्ट का गला दबा दिया। फ्यूनस ये दृश्य देखकर इतना डर गया कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे दिल का दौरा पड़ गया। तभी दीवार से एक डोमिनिक फिगर बाहर निकलने लगी। दूसरी ओर रोजन टॉक जब अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था तभी उसके पीछे रखी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर उसकी भी वही हालत हुई जो अल्ब्रेक्ट की हुई थी, लेकिन फ्यूनस किसी तरह से इस भयावह रात में बचा रह गया था। फ्यूनस जब होश में आया तो उसने देखा कि कमरे के सभी फर्नीचर अपने आप हिल रहे हैं। तभी कोई वहां आ पहुंचा। ये कोई और नहीं बल्कि एलिसिया थी। फ्यूनस ने एलिसिया से मदद की गुहार लगाई, लेकिन एलिसिया उस पर गुस्सा थी क्योंकि उसने फ्यूनस को अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। एलिसिया ने बच्चे के मोबाइल में रिकॉर्ड हुई वो वीडियो देख ली थी जिसमें फ्यूनस को एक शव को फ्रिज में छिपाते हुए दिखाया गया था, लेकिन फ्यूनस के बार बार गिड़गिड़ाने के बाद एलिसिया का मन पसीज गया। जैसे ही फ्यूनस कार में बैठने लगा उसने अचानक बच्चे के शव को देखा, जिससे वो चौंक गया और उसे लगा कि एलिसिया पूरी तरह पागल हो चुकी है। उसने तुरंत एक दूसरी कार ली और अस्पताल जाने के लिए रवाना हुआ, लेकिन तभी प्रोफेसर अल्ब्रेक्ट अचानक घर से बाहर दौड़ती हुई उसे नजर आई। इस सीन ने फ्यूनस को और ज्यादा डरा दिया और उसने तेजी से कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी और फोन करके अपने फ्रेंड को बुलाने लगा। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद फ्यूनस ने फैसला किया कि उसे वापस जाना होगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने अपने कार की डिक्की से पेट्रोल के 2 कैन निकाले। उसका इरादा इस श्रापित घर को जला देने का था ताकि इन रहस्यमयी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। वो जैसे ही पेट्रोल लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचा उसने देखा कि एलिसिया ने फांसी लगा ली थी। ये देखकर उसे गहरा झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरे घर में पेट्रोल छिड़क दिया। लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई वो बार बार बुझने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि जानो पास ही खड़ा था और लगातार माचिस को फूंक मारकर बुझा रहा था। इस दृश्य ने फ्यूनस को अंदर तक डरा दिया। उसने तुरंत अपने रिवॉल्वर से पेट्रोल पर गोली चला दी, जिससे घर में आग लग गई और वो धूं धूं करके जलने लगा। 5 साल बाद 3 अनजान लोग हुआन से मिलने आए। उन्होंने उनसे पूछा क्या वो फोरेंसिक एक्सपर्ट जानो और इन 2 प्रोफेसरों को जानता है। हुआन ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन वो अब उनके नाम ठीक से याद नहीं कर सका। फिर उन लोगों ने उसे पुलिस फ्यूनस की एक तस्वीर दिखाई। उन्होंने बताया कि उनके एक साथी ने फ्यूनस को घर जलाते हुए देखा था। उन्होंने आगे बताया कि जब फ्यूनस ने उस घर को जलाया था तब उसमें लोग मौजूद थे, इसलिए फ्यूनस अब एक भगोड़ा अपराधी बन चुका था। बातों के दौरान हुआन ने अचानक किसी को खिड़की से अंदर झांकते हुए देखा, लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे की ओर देख रहे थे पास में पड़ी कुर्सी अचानक हिलने लगी और फिर तेजी से हवा में उछलकर उनकी ओर आ गई। और बस यहीं पर टेरिफाइड 2017 हॉरर मूवी समाप्त हो गई। आपको क्या लगता है इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट कैसा होगा?